नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी मिश्रा और मैं आज आप लोगों के सामने व्याकरण से संबंधित मेरा तीसरा अध्याय है संज्ञा, शब्द रूप, लिंग, वचन, कारक, प्रसंग। ये मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी। तो दोस्तों, मैं ये चाहती हूँ अगर आप लोग कहीं भी रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई को मन लगा के करते रहें, क्योंकि दोस्तों आज के समय में हमें एक जो है रोज़गार ज़रूरी है। अगर हम कुछ अगर हमारे पास समय नहीं है तो भी हमें समय निकाल के कुछ अच्छा करना चाहिए। तो मैं आज जो भी पढ़ाऊँगी आप लोगों को, तो आप लोग उसे अगर आपको समझ में आएगा तो आप उसे लाइक करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करिए और मुझे कमेंट करिएगा। मैंने जितने भी वीडियोज़ के पहले बनाए हैं वो सारे के सारे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम जो है कोई भी चीज़ रेगुलर करेंगे तो वही हमें आसानी से समझ में आएगा। एक दिन में अगर हम सोचें या फिर एक महीने में सोचें कि हम व्याकरण कर लेंगे, नहीं, व्याकरण बहुत ही विस्तार है, बड़ा है, तो उसका सिलेबस तो हमें धीरे धीरे करके उसे कवर करना है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले आप लोगों को व्याकरण किया, क्योंकि व्याकरण ऐसा कोई टॉपिक नहीं है। एक बार हिंदी साहित्य में हम कह सकते हैं कि एक कोई टॉपिक आता है, कोई टॉपिक नहीं आ सकता, लेकिन अगर व्याकरण से कहें तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहता जो छूटता है। तो अगर हमें नंबर कवर करने हैं तो हमारे ग्रामर में ज़्यादा नंबर कवर करने हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये पढ़ाने जा रही हूँ कि संज्ञा, शब्द रूप, लिंग, वचन, कारक, प्रसंग। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं संज्ञा की परिभाषा। तो और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अभी मेरे पास कोई और साधन नहीं है आपको पढ़ाने का, सिर्फ मोबाइल के ही ज़रिए मैं आपको पढ़ाती हूँ। अगर मैं जो है तो वैसे तो व्याकरण हमको अच्छे से समझाना पड़ता है, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ यही साधन है जो आप लोगों को। तो प्लीज़, अगर आप लोग बिज़ी भी हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर आप जॉब करते हो, तो बस मेरी वीडियो को आप सुनेंगे भी तो भी आपको समझ में आ जाएगा और आपको आगे परीक्षा में आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, संज्ञा, शब्द रूप, लिंग, वचन, कारक, प्रसंग। तो ये एक ऐसे टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, याद हो जाता है, समझ में भी आ गया है, लेकिन बस क्या है, हमें थोड़ा सा इसको रिवीजन करना है या रिवाइज करना है, क्योंकि जो चीज़ें हम बचपन से पढ़ते हैं उन्हें हम बहुत लाइटली आसानी समझते हैं कि बहुत आसान है, हम तो कर जाएंगे। लेकिन क्या करेंगे, आसान तो है लेकिन हमें एग्ज़ाम के लिए हर चीज़ से तैयार रहना है। आसान है तो भी, कठिन है तो भी, क्योंकि आसान प्रश्न भी वही नंबर है और कठिन प्रश्नों के भी सेम नंबर है। तो आप देखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संज्ञा की परिभाषा है, आप ध्यान दीजिए। संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। तो आप तो इतना आसान है कि बताने की ज़रूरत ही नहीं कि जो भी कोई वस्तु है, व्यक्ति है, स्थान है, भाव है, इन सब जो नाम होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के कार्य, संज्ञा के क्या कार्य होते हैं? देखिए, संज्ञा के कार्य होते हैं कि पहला होता है संज्ञा के निम्नलिखित कार्य। पहला है, मैं इसे थोड़ा बड़ा करूँगी, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। संज्ञा के कार्य, तो संज्ञा के कार्य व्यक्ति, नदियाँ, पहाड़ों, राज्यों, देशों, महादेशों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, ग्रह, नक्षत्रों, दिन, महीने आदि के नामों का बोध कराना। जैसे बलराम, गंगा, बलराम किसी का नाम होता है, गंगा नदी का नाम होता है, विंध्याचल पहाड़ का नाम है, विहार एक राज्य का नाम है, रूस एक देश का नाम है, एशिया एक महादेश है, कामायनी एक पुस्तक का नाम है। कामायनी के लेखक कौन है, आप मुझे बताइए। चंदा मामा एक पत्र, ये नक्षत्र की बात की जा रही है, ठीक है, चंदा मामा, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरा क्या कार्य है उसका, दूसरा कार्य है पशुओं, पक्षियों, मिठाइयों, सवारियों आदि के नामों का बोध कराना, जैसे गाय, कबूतर, जलेबी, आइसक्रीम या फिर
आइसक्रीम मैंने ऐड कर दिया, साइकिल आदि। और उसके बाद तीसरा क्या है, समूह का बोध कराना, जैसे झुंड, सेना आदि। तो फिर उसके बाद घ क्या, ये मतलब इतना अच्छा लगता है जब भी हम संज्ञा पढ़ते हैं ना, तो मज़ा आ जाता है। आप लोगों को भी आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। किसी धातु या द्रव्य का बोध कराना, जैसे सोना, चांदी, घी आदि। मतलब किसी द्रव्य का बोध कराना जो होता है वो होता है सोना, चांदी, घी। व्यक्ति या पदार्थों के भाव, धर्म, गुण आदि का बोध कराना, जैसे दया, कृपा, मित्रता, उष्णता, चतुराई आदि। ये हमारे क्या हैं, संज्ञा के कार्य हैं। ये क्या है, सारे हमारे संज्ञा के कार्य हैं। उसके बाद आप देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के ऐसे तो हम बता दें संज्ञा के 5 भेद होते हैं ना, लेकिन यहाँ देखिए आप, संज्ञा के भेद अनेक आधारों पर किए जाते हैं। पहला वर्गीकरण वस्तु की जीवंतता या अजीवंतता के आधार पर प्राणीवाचक संज्ञा है ना, तथा अप्राणीवाचक संज्ञा, उसके मतलब वो जीवित है या अजीवित है, तो उसी के हिसाब से प्राणीवाचक संज्ञा या अप्राणीवाचक संज्ञा के रूप में किया जा सकता है। जैसे लड़का, घोड़ा, पक्षी आदि में जीवन है, ये चल फिर सकते हैं, अतः इन्हें प्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। अब पेड़, ईंट, दीवार आदि में जीवन नहीं है, ये ना चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, इसलिए उन्हें अप्राणीवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को। अब आप दूसरा देखिए, दूसरा वर्गीकरण गणना के आधार पर हो सकता है। पहला वर्गीकरण किसके आधार पे हुआ आप बताइए, पहला वर्गीकरण था जीवंतता और अजीवंतता। अब दूसरा वर्गीकरण होगा गणना के आधार पर हो सकता है। आम शब्दों को ले, आम को हम गिन सकते हैं, आम मतलब अगर आम शब्द को अगर हम ले तो आम को हम गिन सकते हैं 1, 2, 3 आदि, किंतु दूध को हम गिन नहीं सकते हैं, केवल माप सकते हैं। जैसे फिर उसके बाद प्रेम, घृणा आदि की भी गिनती नहीं हो सकती। आप पता चलेगा कौन हमसे कितना प्यार करता है या फिर कोई हमसे कितनी घृणा करता है, ये हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, इस तरह संज्ञा के भेद हुए, गणनीय और अगणनीय। तो वहाँ पे क्या था, प्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक संज्ञा। यहाँ पे गणनीय और अगणनीय। ठीक है, इस वर्गीकरण का व्याकरण की दृष्टि से महत्व यह है कि गणनीय संज्ञा वे हैं जिनके एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। मतलब गणनीय संज्ञा के एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। अगणनीय संज्ञा का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। तो आप देखिए जब गणनीय की बात आएगी तो एक वचन बहुवचन में हो जाएंगे, लेकिन जब अगणनीय संज्ञा की बात आएगी तो वो सदा क्या होते हैं, वो एक वचन में होते हैं। तो इतना आपको समझ में आया। उसके बाद आप देखिए संज्ञा शब्द देखिए आप लोग कितने भेद होते हैं, गणनीय और अगणनीय। तो गणनीय की इस बताया था आपको एक वचन बहुवचन दोनों रूप जातिवाचक, चाहे गणनीय में चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, दोनों रूप जातिवाचक होते हैं। और अगणनीय जिसको हम गणना न करें, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो यही आपके संज्ञा होते हैं। ठीक है, इसमें किसमें, गणनीय और अगणनीय के आधार पर। फिर तीसरा देखिए आप लोग, तीसरा वर्गीकरण हमें होता है व्युत्पत्ति के आधार पर किया जाता है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से जो उत्पन्न होते हैं उनकी दृष्टि से संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। तो देखिए पहला रूढ़, ऐसी संज्ञाएं, रूढ़ को समझिए आप लोग, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड निरर्थक होते हैं, जैसे आम, जैसे जिनके जो खंड है ना वो किसी अर्थ ना दें, वह जो अगर वो टूटे हैं वो शब्द तो उसके कोई भी अर्थ ना हो, वो हम निरर्थक कहेंगे। जैसे आम शब्द का आ और माँ अलग अलग कर दें तो
इसका कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता। घर, हाथ, पैर, मुंह आदि रूढ़ संज्ञा के उदाहरण हैं। अब आप अगर रूढ़ संज्ञा आपको आ जाए कि रूढ़ शब्द के उदाहरण कौन से हैं, तो यही सब हैं जिसको हम तोड़ेंगे तो वो टूट के भी कुछ मतलब उसके कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। अब अगर हम घ और र को अलग करेंगे तो उसके अर्थ निकलेंगे, हा और थ को अलग करेंगे अर्थ निकलेंगे। ऐसे ही जो शब्द खंड होने के बाद निरर्थक हों उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो इतना आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, आगे देखिए आप लोग। हाँ, यहाँ देखिए आप लोग, यौगिक ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं। यौगिक का मतलब होता है ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं। जैसे रसोई घर, रसोई घर। अब देखिए, अगर हम रसोई की बात करें तो रसोई घर है ना, रसोई फिर घर इसमें आ गया, तो ये अलग है, रसोई अलग है, घर अलग है। अब अगर हम इसको तोड़ भी देंगे, अलग भी कर देंगे, तो भी हमारा जो है क्या कहते हैं, दो अर्थ निकल जाएंगे। तो रसोई और घर ये दोनों खंड सार्थक हैं। अगर वो टूट रहे हैं तो भी उनका कोई ना कोई अर्थ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पाठशाला, विद्यार्थी। देखिए पाठशाला, पाठशाला में पाठ और शाला। ठीक है, पाठशाला में क्या होगा? पाठ और शाला। विद्याधन आरती, मतलब जो विद्या को अर्थ करना है, मतलब उस ले रहा है। पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, हिम धन आलय, हिमालय। मतलब आदि यौगिक शब्द, आदि यौगिक शब्द संज्ञा के उदाहरण हैं। जो भी, अब आपको यौगिक और रूढ़ में मतलब दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि समझ लीजिए जो शब्द खंड होने के बाद कोई अर्थ ना दे वो हमारे हमेशा क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। और जो शब्द यौगिक, यौगिक मतलब जो शब्द खंड होने के बाद एक सार्थक शब्द दे वो हमारे क्या होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। ठीक है, अब हम तीसरा देखेंगे। एक मिनट, हाँ आप लोग, योग रूढ़। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? योग रूढ़ ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हों परंतु जिनका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो। मतलब शब्द तो सार्थक होंगे, खंड होने के बाद जो शब्द निकलेंगे वो सार्थक होंगे, लेकिन उनके जो अर्थ हैं वो अलग हो जाएंगे, वो कुछ और बताने लगेंगे। ठीक है, जैसे परंतु जिनका अर्थ खंड शब्दों से निकलने वाले अर्थ से भिन्न हो। जैसे पंकज, पंकज के दोनों खंड पंख और ज सार्थक हैं। पंकज के जो दोनों अर्थ हैं वो दोनों ही सार्थक हैं। ठीक है, उस देखिए ये जो पंख है और ये ज है, ये दोनों सार्थक शब्द हैं। कैसे? पंख का अर्थ होता है कीचड़, पंख का क्या अर्थ होता है? कीचड़, लेकिन ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि, अब यहाँ पे होगा कि किंतु पंकज का अर्थ होगा कमल ना कि कीचड़ से जन्मा हुआ। ठीक है, समझिए आप लोग, मतलब जैसे कि शब्द जो हैं ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक हों, मतलब वो टूटे तो कुछ शब्द हैं लेकिन जो उसका अर्थ निकलेगा वो सही नहीं, वो दूसरा अर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ, लेकिन जब वो एक हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो उनका अर्थ क्या निकल रहा है? कमल, और ना कि कीचड़ में जन्मा हुआ। तो आपको इतना समझ में आया? ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, हाँ, तो आपने देखा कि 3 प्रकार से वर्गीकरण हुआ। पहला क्या था वर्गीकरण? पहला था हमारा जो प्राणीवाचक संज्ञा, अप्राणीवाचक संज्ञा, ये पहला वर्गीकरण किया गया। दूसरे वर्गीकरण में गणनीय और अगणनीय किया गया। तीसरे में हमने देखा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अब आप चौथा देखिए, चौथा वर्गीकरण। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अर्थ के आधार पर
अर्थ के आधार पर जो परंपरागत है, अर्थ के आधार पर किया जाता है जो परंपरागत है। इस दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अर्थ के आधार पर किया जाता है जो परंपरागत है, जो हमेशा से है। इस दृष्टि से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा, है ना। इसको तो आप लोग तो एकदम मतलब समझ लीजिए एकदम रट लिए होंगे, है ना। बचपन से पढ़ रहे हैं हम लोग ये, और ये पढ़ने में इतना मज़ा आता है। जो चीज़ हमें आती रहती हैं उसको पढ़ने में हमारा अलग ही मज़ा रहता है ना, कि भाई ये तो हमें आता है, थोड़ा पढ़ लेंगे अच्छे से आ जाएगा, है ना। जो चीज़ें हमें नहीं आती उन पर हमारा थोड़ा इंटरेस्ट कम रहता है कि हाँ भाई ये नहीं आ रहा है, तो हमारा मन भी उतना कम करता है। लेकिन जो चीज़ हमें आती हैं वो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा? एक मिनट। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या कराती है? किसी विशेष व्यक्ति का स्थान का बोध कराती है। जैसे गंगा मतलब गंगा नदी की बात करेंगे तो एक ही नदी दिमाग में आती है कि गंगा नदी है। तुलसी नाम बहुत होंगे, लेकिन जब भी हमारे दिमाग में तुलसीदास आएगा तो सिर्फ रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी का नाम आता है। पटना हो सकता है और भी कोई गांव का नाम हो, कहीं का हो, लेकिन जब भी हम पटना की बात करेंगे तो बिहार का जिले के नाम मतलब आएगा। राम हमारे रामचंद्र भगवान, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है, मतलब बहुत है। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा उनकी जो संख्याएं हैं बहुत हैं। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में देखिए कितने हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुत सारे होते हैं। व्यक्तियों के अपने नाम। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के अपने नाम, तुलसीदास, महेश, राम, ये सब हमारे नाम होते हैं। भगवान ये तुलसीदास हैं, महेश है, राम है, ये नाम है। नदियों के नाम, गंगा, गंडक, यमुना, ये नदियों के नाम हैं। झीलों के नाम, डल, बैकाल आदि। समुद्र के नाम, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। पहाड़ों के नाम, अल्पस, विंध्य, हिमालय। पहाड़ों के नाम आपको समझ में आया है ना। उसके बाद गांव के नाम, रेवड़ा, डीह, पांडेयपार, कोटवा आदि। फिर मतलब आप भी अपने गांव का नाम ले लीजिए, हाँ बताइए हमें कमेंट करके आपके गांव का क्या नाम है। नगरों के नाम, जौनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, है ना, और हम हैं बनारस से। ठीक है। सड़कों, दुकानों, प्रकाशनों आदि के नाम, अशोक राजा, परिधान, आदित्य पब्लिकेशन, है ना। उसके बाद देखिए महादेशों के नाम, एशिया, यूरोप। देशों के नाम, चीन, भारतवर्ष, रूस। राज्यों के नाम, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है। उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र। देखिए कमेंट करते हैं ना तो बस इतना ही रहता है कि जो है अच्छा लगता है कि कोई है जो हमारी वीडियो देखता है। ठीक है। बहुत खुशी हो जाती है। फिर पुस्तकों के नाम, रामचरितमानस, सूरसागर, है ना, और सारी पुस्तकों के भी नाम आपको पता ही होंगे। पत्र पत्रिकाओं के नाम, दिनमान, अवकाश, जगत, है ना, ये सब क्या है? पत्र पत्रिकाओं के। देखिए कितने सारे होते हैं हमारे व्यक्तिवाचक संख्या। त्योहारों और ऐतिहासिक घटनाओं के नाम, गणतंत्र दिवस, बाल दिवस, रक्षाबंधन, शिक्षक दिवस, होली, गोलमेज, कॉन्फ्रेंस आदि। ग्रह नक्षत्रों के नाम, चंद्र, रोहिणी, सूर्य आदि। महीनों के नाम, अश्विनी, कार्तिक, जनवरी आदि। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार।
ठीक है। तो आप लोग ने देखा कितने सारे हमारे जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के संख्याएं हैं। अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जातिवाचक संख्या किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं, जैसे गाय, नदी, पहाड़, मनुष्य आदि। गाय किसी एक गाय को नहीं कहते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जातिवाचक संज्ञा में कह रहे हैं कि जातिवाचक संख्या किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराती है। जैसे मतलब वो एक ही नाम लिया जाएगा, लेकिन उससे उसकी पूरी जाति का पता चल जाता है। जैसे गाय, अब हम गाय को अगर कहेंगे तो आप गाय तो बहुत प्रकार की हैं, देसी है, जर्सी है ना। तो और उनके कई भी नाम हो सकते हैं, सबने अपनी अपनी गांव का नाम रखा होगा, है ना। नदी, अब नदी की बात करें तो अगर हम ऐसे, पहले हमने क्या कहा, गंगा, गंगा सिर्फ एक नदी का दिमाग में हमारे आता है, लेकिन जब हम नदियों की बात करते हैं बहुत सारी नदी आ जाती, गंगा, जमुना, सरस्वती, जितनी भी नदियाँ बहती हैं हमारे देश में विदेश में, सबके नाम आ जाते हैं। पहाड़, पहाड़ अगर हम बात करेंगे, अगर हम विंध्याचल की बात करेंगे, विंध्याचल पहाड़, तो हमें फिर वहाँ की दिमाग में हमारे आएगा, तो वो व्यक्तिवाचक में आएगा। अगर हम पहाड़ की बात करेंगे तो वो हमारे कोई भी पहाड़, हमारे देश में, हमारे विदेश में, जहाँ कहीं भी पूरे महाद्वीप में कितने भी पहाड़ हैं, उन सब के बारे में आ जाता है, तो वही जातिवाचक होता है। मनुष्य, मनुष्य मतलब हम, आप, पूरी दुनिया में जो हैं सब, ठीक है। गाय किसी एक गाय को नहीं कहते हैं, अपितु यह संपूर्ण गो जाति के लिए प्रयुक्त होता है। मनुष्य शब्द, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित न कर पूरी मानव जाति को बोध कराता है। जो मनुष्य शब्द होता है वो पूरी जो है मानव जाति का बोध कराता है। उसमें ये नहीं है कि पुरुष, स्त्री, बच्चे, ये सब नहीं, वो पूरी जितनी भी हमारे यहाँ मानव जाति हैं उन सब का बोध कराता है, ठीक है। अब आप देखिए इनकी भी संख्याएं होती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, तो इनके जो है निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। कौन कौन से? पशुओं और पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम, ठीक है। खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना। यहाँ पे किसी एक का विशेष, एक किसी का नाम नहीं लिया जा रहा है। खटमल पूरे जो है जितने भी खटमल होंगे, गाय जितनी भी गाय होंगी, घोड़ा, घोड़ा कैसे भी हो, घोड़ा, चील, मैना, मतलब किसी उनकी जाति के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पर्सनल, मतलब किसी का विशेष का नाम यहाँ नहीं लिया जा रहा है। फलों, सब्जियों तथा फूलों के नाम, आम, केला, परवल, पालक, जूही। अब यहाँ पे तो देखिए आम, केला, परवल, पालक, जूही, लेकिन मुझे जानना है कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा फल और सब्जी कौन सी पसंद है, ठीक है। तो बताइएगा कमेंट करके आप लोग हमें। चलिए उसके आगे हम लोग देखते हैं, हाँ यहाँ पे, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ देखिए इसके बाद आप देखिए, पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के समान कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी, ये सब जो है हमारे जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। उसके बाद अन्य, मसाले, मिठाई, अन्य मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम, जैसे गेहूँ, चावल, जलेबी, तेजपात, रसगुल्ला, ठीक है। इन सब की बातें जो सब हैं वो सब हमारे जातिवाचक में आती हैं। विभिन्न सामग्रियों के नाम, अलमारी, कुर्सी, घड़ी, टेबल आदि। देखिए आपको अब कैसे बनना है, मतलब एकदम जी जान लगा देना है पढ़ाई में, ठीक है। क्योंकि अगर कहेंगे बहुत बड़ी लंबी वीडियो है, कौन देखेगा। देखिए शॉर्टकट अगर आप मारेंगे, शॉर्टकट तो कुछ होता ही नहीं है। बहुत देख लिया शॉर्टकट कि हाँ भाई ये थोड़ा पढ़ लेंगे तो बस ये मेन पढ़ ले, नहीं। एग्ज़ामिनर आपसे भी 10 कदम आगे का पूछेगा, कहाँ से पूछेगा नहीं पता है। तो कोई भी चीज़ अगर आपको पढ़ रहे हो या पढ़ा रहा है कोई, तो देखिए उसके पीछे भी उसका भी कुछ है कि हाँ भाई हर एक चीज़ पे ध्यान जाए, है ना। सरल चीज़ों को मत सोचिए कि ये तो हमें आता है, रिवीजन कर लीजिए ना। अगर आपको आता है तो क्या बुराई है अगर कोई चीज़ को हमें एक बार और पढ़ ले तो।
जो है विद्या है भाई, जितना पढ़ेंगे उतनी ही हमारे अंदर आएंगी, ग्रहण होगी। ठीक है, तो देखिए आप लोग बीच बीच में हम बोल देते हैं, क्योंकि कहते नहीं कि बोरिंग हो जाएगी क्लास अगर बात ही नहीं करेंगे, ज़्यादा लंबी रहती है तो। उसके बाद देखिए सवारियों के नाम, नाव, मोटर, रेल, साइकिल, है ना। संबंधियों के नाम, बहन, भाई, है ना। जो भी चीज़ें हमारी हैं यहाँ पे, मतलब भाई बहन, दादा दादी, ये सारी चीज़ें जातिवाचक में आती हैं। व्यवसायियों के पदों, व्यावसायिकों पदों एवं पदाधिकारियों के नाम, दर्जी, धोबी, भंगी, राज्यपाल आदि। हाँ, अब देखिए आप लोग यहाँ पे सारणी से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का भेद भी और भी स्पष्ट हो जाएगा। मतलब ये जो एक सारणी बनाई गई है उनसे आपको बहुत ही आसान हो जाएगा आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में। तो पहले में हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक में क्या क्या है। तुलसीदास, सीता, गंगा, कोलकाता, हिमालय, भारतवर्ष, डल। ठीक है, ये किसी के विशेष नाम हैं जो आपको आपके दिमाग में उनकी छवि बन जाती है। जातिवाचक में क्या है? कवि, स्त्री, नदी, नगर, पहाड़, देश, झील, ये हमारे जातिवाचक होते हैं। हाँ, उसके बाद आप देखिए समूह वाचक संज्ञा। आपको अगर आपको जातिवाचक व्यक्तिवाचक मैंने अच्छे से समझा दिया और आपको पहले से भी आता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा। देखिए कोई भी कुछ कहीं नया कुछ नहीं पढ़ा रहा है कि हम कहें कि वो एकदम, लेकिन वो यही है कि तरीका है पढ़ाने का। अगर कुछ हम आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई समझ में आपको बस समझ में आ जाए, हम जितना पढ़ा रहे हैं बस आपको समझ में आ जाएगा ना, तो समझ लेंगे कि हमारा पढ़ाना सफल हो गया। ठीक है, क्योंकि जब तक मतलब जो भी हमारी बातें सुन रहा है उनको ही हमारी बातें नहीं समझ में आएंगी तो हमारे पढ़ाने का कोई मकसद नहीं रहता है ना। अब देखिए आप लोग समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। किसकी? पदार्थों के, है ना। संज्ञा पदार्थों के समूह का बोध कराती है। जैसे गिरोह, गिरोह हो गया, झब्बा हो गया, झुंड हो गया, दल हो गया, सभा हो गया और सेना हो गई, है ना। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न कराकर अनेक का उनके समूह का बोध कराते। मतलब अगर आप झब्बा कहें, गिरोह कहें, झुंड कहें, दल कहें, सभा कहें, सेना कहें, इन सब के बारे में आपको समझ में आएगा कि एक इंसान नहीं है वहाँ, उसमें एक चीज़ तो नहीं है, उसमें कई चीज़ हो सकती है या कई लोग हो सकते हैं ना। तो उन्हीं को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर आप देखिए कौन सा, ये मतलब फोर्थ वाला या चौथा कहे तो। ठीक है, हम अपनी भाषा में बात करते हैं भाई, हमको ऐसे ही अच्छा लगता है। तो चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी धातु या द्रव्य का बोध कराती है। जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। अब देखिए यहाँ पे घी हो गया, चांदी हो गया, पानी हो गया, पीतल हो गया, सोना हो गया। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें होती हैं वो क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा की, या धातु है या कोई, ये देखिए पीतल, सोना, चांदी ये धातु में आ जाएगा और द्रव्य पानी और घी ये द्रव्य में आता है। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता है। मतलब इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में कोई अंतर नहीं होता है, जबकि जातिवाचक के पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। अब देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है मतलब चाहे छोटी सी चीज़ हो चाहे बड़ी चीज़ हो, उसका मतलब कोई वो नहीं, वो द्रव्यवाचक में ही आएगा। चाहे हम इतना सा जो है पानी पी लें या हम पूरा लोटे भर का पी लें, है ना, उसका जो है वो दोनों ही हमारे द्रव्यवाचक में आएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे देखिए
एक बूंद घी भी घी है और 1 किलो घी भी घी है, किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं ना। जब जातिवाचक में अगर हम वृक्ष की बात करें या पेड़ की बात करें, वो पेड़ अगर कट गए या लकड़ियाँ इकट्ठा हो गई, वही पेड़ है, लेकिन अगर वो कट गए, लकड़ी इकट्ठा हो, तो उसको हम पेड़ नहीं कहेंगे। लेकिन अगर हम द्रव्यवाचक की बात करें तो उसमें अगर घी थोड़ा ही घी है या फिर ज़्यादा घी है, डिब्बे भर का घी है, तो उन दोनों को ही हम घी में या द्रव्यवाचक संज्ञा में कहेंगे। उसकी लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली आदि जो कह दें। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। जो चीज़ें द्रव्यवाचक की संज्ञा से निर्मित जातिवाचक पदार्थ होते हैं। टिप्पणी। कुछ विद्वानों का कहना है कि संज्ञा के समूह तथा द्रव्यवाचक जैसे 2 अलग भेद मानने की भी आवश्यकता नहीं है। कहीं कहीं तो कहा जाता है, कुछ विद्वान कहते हैं कि जो समूहवाचक संज्ञा है और द्रव्य, इनको अलग मत करिए, इनको ये एक ही है। वस्तुतः इन दोनों का समाहार जातिवाचक संज्ञा में ही हो गया है। मतलब ये दोनों ही जो है जातिवाचक संज्ञा में इन्हें बताया जा चुका है। अब देखिए भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थ के धर्म या गुण का बोध कराती है। किसका भाववाचक संज्ञा किसका कराती है? देखिए आप लोग यहाँ पे भाववाचक संज्ञा व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती है। ठीक है, उसके धर्म हो या उसकी स्वभाव, ऐसे व्यवहार हो, जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठाई, लंबाई, वीरता, है ना। उसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से भेद मतलब होते हैं, प्रकार होते हैं। गुण, किसी के गुण की बात हो रही है, वो भी हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। उस गुण में अगर कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य, किसी की भी बात हो, वो सब हमारे गुणवाचक में आएंगे। भाववाचक कृपणता, मतलब जो मानता हो, किसी की कहना, मतलब किसी के जो है दया हो, वह फिर किसी का मानने के ऊपर है। मित्रता, शत्रुता, है ना। अवस्था, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, माप, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी द्रव्यवाचक। क्रिया, दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई आदि क्रिया है। गति, फुर्ती, शीघ्रता, सुस्ती आदि हमारी गतिवाचक है। स्वाद, कड़वापन, पसैलापन, तितास, मिठास आदि द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है। और अमूर्त भावनाएं, करुणा, क्षोभ, दया आदि, ये सारी चीज़ें जितनी भी बता रहे हैं सब हमारे द्रव्यवाचक में आती हैं। ठीक है। देखिए गुण, भाव, अवस्था, माप, क्रिया, गति, स्वाद, अमूर्त भावनाएं आदि। हाँ, अब देखिए संज्ञाओं के भेद। तो आपको मैंने बताया, पता चला आपको कि संज्ञा के कितने भेद बताए गए हैं, 5। वैसे तो उनका 4 प्रकार से वर्गीकरण किया गया, लेकिन जो भेद हैं वो 5 हैं। संज्ञा भेदों में परिवर्तन। अब आप देखिए संज्ञा भेदों में परिवर्तन, यहाँ पे आप पढ़ गए। ठीक है। जातिवाचक व्यक्तिवाचक के रूप में कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक हो जाती है। मतलब कभी कभी जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही वस्तु का बोध कराने के कारण व्यक्तिवाचक हो जाती है। जैसे पूरी शब्द का अर्थ है ग्राम या नगर, है ना, पूरी। परंतु ये खाने वाली पूरी की बात नहीं हो रही है। ठीक है। परंतु इसका प्रयोग केवल जगन्नाथपुरी के लिए भी पाया जाता है ना। बात तो हो रही पूरी की, मतलब ग्राम और नगर की, लेकिन जब वो एक गांव के नाम पे भी, एक शहर के नाम पे भी लगा दिया गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गोसाई एक जाति है, गोसाई क्या है, एक जाति है गोसाई, परंतु इस शब्द का प्रयोग, गोसाई शब्द का प्रयोग तुलसीदास जी के नाम के रूप में भी पाया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास। संवत शब्द वर्ष का वाचक है, परंतु यह विक्रमीय संवत के अर्थ में रूढ़ सा हो गया है। ठीक है।
मतलब विक्रमी समूह, ठीक है। वैसे तो इसका वाचक है वर्ष, ठीक है। इसमें बहुत सारे समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग एक मिनट है, यहाँ पे अब देखिए भाववाचक जातिवाचक के रूप। भाववाचक जातिवाचक के रूप में कहीं कहीं भाववाचक संज्ञा का जाति के वाचक के रूप में प्रयोग पाया जाता है। अब वहाँ हमने देखा कि अगर जातिवाचक संज्ञा का कहीं कहीं व्यक्तिवाचक में रूप मिलता है ना। जैसे अगर गोसाई नाम जाति का है, लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास में लग जाता है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक हो जाता है। अब देखिए भाववाचक जातिवाचक के रूप में कहीं कहीं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में प्रयोग पाया जाता है। जैसे इस कापी